नमस्कार, आयु एनाटॉमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है मेमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट हम सबको पता है कि फीमेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और सबसे ज्यादा जो कैंसर के केसेस आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं। इसलिए ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर से लेकर के इसके कैंसर का जो मेटास्टेसिस होता है वहां तक हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सिचुएशन ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पेक्टोरल रीजन की सुपरफिशियल फेशिया में लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम इमेज में देख पा रहे हैं कि ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इमेज में आप क्लियरली उनका नाम देख सकते हैं। 2 अपर साइड में है, अपर मीडियल, अपर लेटरल। ऐसे ही 2 लोअर साइड में है, लोअर मीडियल एंड लोअर लेटरल। इन क्वाड्रेंट्स की इंपॉर्टेंस हमें आगे समझ में आएगी जब हम कैंसर का मेटास्टेसिस पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इन क्वाड्रेंट्स का नाम हमको याद होना चाहिए। 2 अपर एंड 2 लोअर, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लेटरल। ब्रेस्ट के अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक स्मॉल एक्सटेंशन जाता है, उसका नाम हो जाता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। टर्म याद रखनी है। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस के द्वारा ही ब्रेस्ट एक्सिला में एंटर करता है, उसकी डीप फेशिया को पियर्स करते हुए। और जिस फोरामेन के द्वारा वो डीप फेशिया को पियर्स करता है उस फोरामेन का नाम होता है फोरामेन ऑफ लैंगर। आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस ब्रेस्ट का इकलौता ऐसा पार्ट होता है जो डीप फेशिया के भी डीपली प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ब्रेस्ट जो होता है वो सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है, लेकिन इसकी एक जो स्ट्रक्चर है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस वो डीप फेशिया को भी पियर्स कर देती है और इसके भी डीपली लाई करती है। अब इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस इस तरह से होता है कि जब ब्रेस्ट में ऐसी कोई डिजीज हो जाती है जिसके जरिए हमको ब्रेस्ट को एक्सीजन करना पड़ता है, रिमूवल करना पड़ता है या फिर बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, तो उस दौरान अब हमको पता नहीं होता, अगर मान लो कि इसकी टेल जो है वो डीप फेशिया के नीचे मिलेगी, पूरा ब्रेस्ट कट करके निकाल दिया लेकिन टेल जो है वो अभी भी वहीं रिटेन कर रही है, तो इसका मतलब पैथोलॉजी होने के चांसेस वापस से हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि ब्रेस्ट खुद सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है, लेकिन इसका एक जो पार्ट होता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस वो डीप फेशिया के भी डीपली लाई करता है। बात करते हैं ब्रेस्ट के एक्सटेंशन की। ब्रेस्ट का वर्टिकल एक्सटेंशन देखें तो 2nd to 6th रिब पे प्रेजेंट होता है ये, और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन देखें तो स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेकर के मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड करता है। अब ब्रेस्ट खुद सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है, इसलिए इसके सुपरफिशियल रिलेशंस तो होंगे नहीं लेकिन डीप रिलेशंस तो होंगे, तो वो डीप रिलेशंस हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला डीप रिलेशन तो पेक्टोरल फेशिया खुद ही हो जाता है। पेक्टोरल फेशिया पेक्टोरलिस मेजर मसल के डीप फेशिया को कहते हैं। अब एक लाइन बोलने जा रही हूँ जिस पर आपका ध्यान देना आवश्यक है, वो ये है कि ब्रेस्ट खुद सुपरफिशियल फेशिया में लाई करते हैं लेकिन डीप फेशिया के ऊपर लाई करते हैं। बात समझ में आ गई होगी होपफुली आपको, क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया के नीचे ही डीप फेशिया प्रेजेंट होता है, इसलिए पहला जो डीप रिलेशन हो गया वो हो गया पेक्टोरल फेशिया या फिर डीप फेशिया। उसके बाद जो दूसरा डीप रिलेशन आता है वो 3 मसल्स आती हैं। पेक्टोरलिस मेजर जो मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है ब्रेस्ट को, दूसरी सिरेटस एंटीरियर एंड थर्ड वन एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। इसको पैसे करके याद रखेंगे, न्यूमोनिक रहेगा पैसे। P4 रहेगा पेक्टोरलिस मेजर, S4 सिरेटस एंटीरियर एंड E4 रहेगा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेट्रोमेमरी स्पेस, और उस स्पेस में लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये रेट्रोमेमरी स्पेस ब्रेस्ट को पेक्टोरल्स मेजर मसल के ऊपर फ्रीली मूव करवाने के लिए अलाउ। ब्रेस्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आती है उसमें स्किन, फिर पेरेंकाइमा एंड थर्ड वन इज स्ट्रोमा। स्किन में 2 चीजें पढ़ेंगे हम, पहला निपल एंड सेकंड एरियोला। निपल से स्टार्ट कर रहे हैं। निपल एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, ब्रेस्ट का जो सेंटर होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि निपल जस्ट ब्रेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, सेंटर के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिकली निपल की पोजीशन 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। 4th इंटरकोस्टल मींस 4th एंड 5th रिब के बीच में, और मिडलाइन से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो 10 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस होती है मिडलाइन से निपल की। निपल को 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स जो है वो आकर के पियर्स करती है, जिसके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की दोनों ही तरह की स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि निपल को इरेक्ट और फ्लैटन करवाने का काम करती है। सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो निपल इरेक्ट हो जाती है या फिर स्टिफ हो जाती है, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से निपल फ्लैट हो जाती है। निपल्स रिच होती हैं टैक्टाइल नर्व्स में, और
इसके अंदर बहुत सारी स्वीट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है एरियोला। एरियोला पिगमेंटेड स्किन होती है निपल के अराउंड। इसमें ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी प्रेजेंट होता है जो कि मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। ये ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी एनलार्ज हो जाते हैं। स्वीट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उस ऑयली सिक्रेशंस के द्वारा ड्यूरिंग लैक्टेशन ये ऑयली सिक्रेशन निपल को क्रैकिंग से बचाता है। निपल एंड एरियोला की स्किन फैट और हेयर से डिवाइड होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्लैट ग्लैंड्स और हेयर एब्सेंट होता है। इस स्ट्रक्चर में हम स्किन कवर कर चुके हैं। स्किन में एरियोला और निपल हम पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट आता है पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। ये ग्लैंडुलर टिश्यू एक कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड होते हैं जो कि मिल्क को सिक्रेट करते हैं। ट्यूबुलो एल्वुलर एसिनाई के क्लस्टर को लोब कहा जाता है और ब्रेस्ट में ऐसी टोटल 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ये एसिनाई मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। मिल्क प्रोडक्शन के बाद ये मिल्क डक्ट्स के द्वारा लैक्टिफेरस डक्ट्स जिनका नाम है उनके द्वारा कैरी किया जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए लैक्टिफेरस साइनस जो कि डायलेटेड स्टोरेज एरिया होता है वहां पे जाकर के स्टोर हो जाता है। उसके बाद निपल के थ्रू ये बाहर निकलता है। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ट्यूबुलो एल्वुलर एसिनाई है और उनका एक क्लस्टर प्रेजेंट है, इसको लोब कहा जाता है और ऐसी ही 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट के अंदर। ये डक्ट के थ्रू जाता है मिल्क और फिर जाकर के लैक्टिफेरस साइनस जो कि निपल से जस्ट पहले एक डायलेटेड स्टोरेज एरिया दिख रहा है वहां जाकर के स्टोर हो जाता है इजेक्शन से जस्ट पहले, और फिर जैसे ही नीड पड़ती है वैसे ही निपल के थ्रू ये मिल्क इजेक्ट कर दिया जाता है। अनमैरिड एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में रेस्टिंग फेज की होती है ये और उसमें क्यूबॉइडल टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है पेरेंकाइमा में, जबकि जो लैक्टेटिंग फेज की एपिथेलियम होती है वो कॉलुमनार एपिथेलियम होती है। क्योंकि एक्टिव मिल्क प्रोडक्शन के कारण उसको टॉलर होना पड़ेगा, इसलिए ये कॉलुमनार एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। लार्जर लैक्टिफेरस डक्ट्स में 2-3 लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और इनका टर्मिनल पार्ट ओपन होता है निपल पे जहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। यहाँ तक स्किन और पेरेंकाइमा कंप्लीट कर चुके हैं। स्किन में हमने निपल और एरियोला देखा और पेरेंकाइमा में डक्ट्स देखी, ग्लैंड्स देखी और साइनस पे आकर के फिर उसके बाद उसका निपल पे इजेक्शन देखा मिल्क का। इसके बाद जितना भी पार्ट बचता है ब्रेस्ट में पेरेंकाइमा और स्किन के अलावा वो पार्ट सारा का सारा स्ट्रोमा में चला जाता है। स्ट्रोमा एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि ग्लैंड को बल्क देने का काम करता है। ये फैटी स्ट्रोमा थ्रू आउट द एंटायर ब्रेस्ट सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है निपल और एरियोला में हमने पढ़ा था कि वहां पे फैट टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए स्ट्रोमा भी वहां पे एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि निपल और एरियोला को छोड़कर के बाकी सारे की सारी ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा के 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट होता है फैटी स्ट्रोमा और एक होता है फाइब्रस स्ट्रोमा। फैटी स्ट्रोमा हम पढ़ चुके हैं कि एंटायर ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है निपल और एरियोला को छोड़ करके, लेकिन एक जो फाइब्रस स्ट्रोमा आता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाता है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ध्यान देने वाली बात है स्ट्रोमा को ही सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर बोलते हैं, लेकिन कौन से स्ट्रोमा को? फाइब्रस स्ट्रोमा को। फाइब्रस स्ट्रोमा का फंक्शन या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये स्किन को एंकर करके रखता है और ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया पर बनाए रखता है ताकि ब्रेस्ट जो है वो सस्पेंड रहे। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर नहीं रहेंगे तो ब्रेस्ट की वो स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगी जो कि हमें जनरली देखने को मिलती। इसलिए ब्रेस्ट को अपनी स्ट्रक्चर पे बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। डायग्राम में देख सकते हैं पेक्टोरल फेशिया दिख रही है, उसके बाद एक स्किन दिख रही है आपको ब्लैक कलर से और उसके अलावा ग्रीन कलर से जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा चला जाता है स्ट्रोमा में, और कूपर्स लिगामेंट्स लिफ्ट करने का और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं ब्रेस्ट को। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर को स्किन, पेरेंकाइमा और स्ट्रोमा के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट हाईली वेस्कुलर होता है, इसको ब्लड सप्लाई करती हैं 3 आर्टरीज। फर्स्ट वन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि है सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच। सेकंड वन एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी की भी लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड थोरेको एक्रोमियल ब्रांचेस। थर्ड वन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। इसे हम एक न्यूमोनिक के थ्रू याद रखेंगे पिया, PIA। P for posterior intercostal arteries, I for internal thoracic artery and A for axillary artery।
नेक्स्ट आता है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज भी सेम आर्टीरियल सप्लाई की तर्ज पे रहेगा, यानी कि आर्टरी की जगह पे अगर वेन लगा देंगे तो वो बन जाएंगी हमारी वेन्स। ये सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स के थ्रू होता है और इन दोनों वेन्स का एनास्मोसिस होता है निपल के बेस पे। सुपरफिशियली वीनस ड्रेनेज होता है इंटरनल थोरेसिक वेन में और लोअर नेक वेन्स में, जबकि डीप वीनस ड्रेनेज होता है एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में। ब्रेस्ट के लिम्फेटिक्स भी इन्हीं वेन्स के साथ साथ चलते हैं, इसीलिए मेटास्टेसिस के पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे समझेंगे किस तरह से। बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, वो नर्व सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मार्क कर लेंगे, वो ये है कि जो नर्व्स होती है ये 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स, वो मिल्क के प्रोडक्शन को और सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करती है। सिक्रेशन कंट्रोल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कैंसर को अगर स्प्रेड होना होगा तो वो इन्हीं लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड होगा बॉडी के अंदर। 3 मेन लिम्फेटिक नोड्स होती हैं। पहली एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स 5 तरह के सब ग्रुप्स में डिवाइडेड रहती हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमन साइट होती है मेटास्टेसिस के लिए। सेकंड लिम्फ नोड्स का नाम है इंटरनल मेमोरी नोड्स, जो कि इंटरनल थोरेसिक वेसल्स के अलोंग लाई करती है। वीनस ड्रेनेज में हमारी बात हो चुकी है कि लिम्फेटिक्स साथ साथ रन करती हैं। अदर्स कुछ और ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें सुप्रा क्लेविकुलर, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सिफेलिक एंड सब पेरिटोनियल प्लेक्सस होता है। अगर इन लिम्फ नोड्स की मैपिंग एक्यूरेट हो जाए तो कैंसर की स्टेज और ट्रीटमेंट प्लानिंग में आसानी होती है डॉक्टर को। लिम्फ नोड्स फर्दर लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर के लिम्फ को ड्रेन करती हैं। इस तरीके से सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फेटिक्स फॉर्म हो जाती हैं। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ब्रेस्ट की एंटायर स्किन को ड्रेन करती हैं एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। अब आप लोग कहेंगे कि स्किन में तो हमने सिर्फ ये 2 ही चीजें पढ़ी थी मोर स्पेसिफिकली, लेकिन निपल और एरियोला के अलावा बाकी स्किन भी तो है जो कि ब्रेस्ट को कवर कर रही है। इसलिए सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स उस स्किन को ड्रेन करती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है एरियोला और निपल को ये ड्रेन नहीं करती है, यानी कि उसको ड्रेन कौन करेगा? डीप लिम्फेटिक्स करेंगी। डीप लिम्फेटिक्स एंड सब एरियोलर प्लेक्सस। डीप लिम्फेटिक्स पेरेंकाइमा पार्ट को ड्रेन करती हैं। पेरेंकाइमा में हम पढ़ चुके हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, और उसके अलावा निपल और एरियोला को सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन नहीं करती हैं, इसलिए उसको कौन करती हैं? डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन करती हैं। इसके बाद एक टर्म आता है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे एक डेंस प्लेक्सस होता है डीप लिम्फेटिक्स का, एरियोला के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। एज ए समरी लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, जिसमें अपन ने जो 3 तरह की लिम्फेटिक नोड्स पढ़ी थी उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड सबसे ज्यादा लिम्फ को ड्रेन करती है 75% को, उसके बाद इंटरनल मेमोरी नोड्स 20% लिम्फ को ड्रेन करती है, और बचा हुआ रिमेनिंग 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स ड्रेन करती हैं। जो सुपरफिशियल एंड डीप प्लेक्सस देखे थे ना, ये लिम्फेटिक वेसल्स मिलकर के बना रही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लेक्सस कहाँ से आ गए। लिम्फेटिक्स में हमने 3 चीजें पढ़ी, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ये लिम्फेटिक प्लेक्सस। एक्सिलरी लिम्फ पाथवे देख लेते हैं एक बार। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के जैसे हमको पता है कि 5 ग्रुप्स होते हैं, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है वो होता है एंटीरियर ग्रुप। तो सबसे पहले लिम्फ जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, उसके बाद जाता है सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप्स में, सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप से ये लिम्फ जाता है एपिकल ग्रुप में, और एपिकल ग्रुप से अंततः चला जाता है सुप्राक्लेविकुलर नोड्स में। ब्रेस्ट की डीप सरफेस से लिम्फ पास होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल के थ्रू और क्लेविपेक्टोरल फेशिया के थ्रू, और फिर ड्रेन कर लेता है डायरेक्टली एपिकल और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ब्रेस्ट की एम्ब्रियोलॉजी। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है। सबसे पहले जहां पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वहां पे हमेशा के लिए ब्रेस्ट नहीं होते हैं, उससे पहले एक एक्टोडर्मल थिकनिंग डेवलप होती है एक्सिला और ग्रोइन एरिया के बीच में। इस थिकनिंग का नाम है मेमोरी रिज और मिल्क लाइन, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं। अब इस मिल्क लाइन का सिर्फ पेक्टोरल पार्ट बाद में परसिस्ट करता है ह्यूमंस में, वहीं पे ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, बाकी मिल्क लाइन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। डेवलपमेंट स्टेप्स में आप पेरेंकाइमा का डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। पेरेंकाइमा भी एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, लेकिन ब्रेस्ट का जो स्ट्रोमा होता है वो मेसोडर्म से डेवलप होता है, ये मार्क करने वाली बात है। अब ब्रेस्ट में हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस रहता है ये देख लेते हैं। तो एस्ट्रोजन के कारण जो डक्टल सिस्टम होता है वो डिराइव होता है और डेवलप होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन मिल्क प्रोडक्शन को प्रेरित करता है।
डेवलपमेंटल एनोमलीज। सबसे पहली एनोमली एमेस्टिया। मेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट, ए का मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट की कंडीशन को कहेंगे एमेस्टिया। नेक्स्ट एथेलिया। थेलिया वर्ड यूज करते हैं हम निपल के लिए, और ए फोर फिर से एब्सेंस हो जाता है, तो यानी कि एब्सेंस ऑफ निपल एथेलिया को बोलते हैं। पॉलीमेस्टिया। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मेस्टिया का मतलब फिर से ब्रेस्ट हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीमेस्टिया कंडीशन। पॉलीथेलिया, पॉली मतलब ज्यादा, थेलिया मतलब निपल्स, यानी कि एक्स्ट्रा निपल्स का मिलना ही पॉलीथेलिया कंडीशन को डिनोट करता है। अब हमने प्रीवियस में सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर देखा था, फाइब्रस स्ट्रोमा के बने हुए लिगामेंट्स थे। उनके अंदर अगर ये कैंसर सेल्स इनफिल्टर कर जाता है या फिर एंटर कर जाता है तो उसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फाइब्रोसिस में चले जाते हैं। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर क्या करते हैं, ब्रेस्ट की स्किन को पुल करते हैं और इस इनवार्ड पुलिंग के कारण टीथरिंग और डिम्पलिंग दिखाई देती है। डायग्राम में भी आप पॉज करके एक बार समझ सकते हैं। अगर यही ब्रेस्ट का ट्यूमर रेट्रो मेमोरी स्पेस में इन्वेड कर जाता है या फिर एंटर कर जाता है, पेक्टोरल फेशिया में एंटर कर जाता है और उसके थ्रू फिर पेक्टोरलिस मेजर में भी एंटर कर जाता है, तो उसके कारण चेस्ट वॉल पे ब्रेस्ट फिक्स हो जाते हैं। इनको फिक्स्ड ब्रेस्ट कहा जाता है। इनवार्ड पुल हो जाती है और रिट्रैक्टेड निपल की कंडीशन आती है। पीयूडी ऑरेंज या ऑरेंज पील स्किन। कैंसर सेल्स सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके एक्यूमुलेट हो जाता है वहीं पे और उससे इडिमा डेवलप होता है, जिसके कारण ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो थिक दिखाई देती है और पिटेड दिखाई देती है, जैसे कि एक ऑरेंज पील या फिर ऑरेंज का छिलका दिखाई देता है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर की मेटास्टेसिस या फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू कैसे उसका स्प्रेड होता है। क्योंकि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स कम्युनिकेट करती है एक ब्रेस्ट की दूसरे ब्रेस्ट से, इसलिए अगर एक ब्रेस्ट में कभी कैंसर डेवलप हो जाए तो वो दूसरे ब्रेस्ट में भी डेवलप हो सकता है और स्प्रेड कर सकता है। इसी तरह कम्युनिकेटिंग वेसल्स के थ्रू कैंसर डाउनवर्ड स्प्रेड होकर के एब्डोमेन और लिवर में भी डेवलप हो सकता है। लिम्फेटिक्स के अलावा ब्लड स्प्रेड से भी कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस में जा सकता है। ब्रेस्ट की जो वेन्स होती है वो कम्युनिकेट करती है वीनस प्लेक्सस ऑफ द वर्टिब्रा एंड पेल्विस। इस प्लेक्सस को नाम दिया जाता है बेटसन्स प्लेक्सस, और ये पाथवे अलाउ करता है इस ब्रेस्ट के कैंसर को मेटास्टेसिस होने के लिए ब्रेन में, वर्टिब्रा में एंड पेल्विस में। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं मीनोपॉज के बाद वाली फीमेल्स, यानी कि आफ्टर मीनोपॉज वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होपफुली एनाटॉमी का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसे बार बार देखें। आई नो बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन पूरा टॉपिक एक में कवर करना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसको बार बार देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप इसको लर्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।